तो दोस्तों नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको पढ़ने के पीछे हमारे पास तीन कारण होते हैं। तीन कारण क्या क्या है? एक तो सबसे पहला जो जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं वो है आपका कि सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जितने जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसमें, और साथ ही साथ यूपीएससी के अंदर जो है आपको इससे क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आपका पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स जो लोअर पीसीएस लेवल के होते हैं उसमें भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वो प्रश्न बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और अन्य कारण जो है वो है हम भारतीय हैं और हमें अपनी जो विरासत है, हमारी जो सभ्यता है जिसमें एक बहुत जो है उच्च कोटि का प्रशासन और उस समय बहुत अच्छी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की गई, तो हमें अपने गौरव में जो इतिहास है उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक जो है वो हो जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर ये फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता, और इससे जो है वो हमें बहुत से प्रश्न बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको आपकी ज़रूरत बता दी। अब हम आप जो है इसको हम और आप इसको मिल कर के शुरू करते हैं। मैंने कोशिश करी है इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स जो कम्पिटिटिव दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे उनको हमने डिस्कस किया है। फिर भी कोई छूटा हो तो आप अपने नोट्स के अंदर जो है वो उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर फली फूली। मैंने आपको बताया था कि एक प्राक इतिहास होता है, एक आद्य इतिहास होता है, और एक जो है वो आपका आधुनिक इतिहास होता है। और आधुनिक जो एक इतिहास होता है, इतिहास के अंदर ही जो है वो फिर तीन पार्ट होते हैं आपके। एंशियंट होता है, मिडिवल होता है और मॉडर्न होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। आद्य इतिहास काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सिंधु सभ्यता थी, एक जो प्राक सभ्यता जो थी हमारी, जो प्राक इतिहास के बाद जो है वो ये विकसित होती हुई हमें देखने को मिलती है। आद्य इतिहास काल, क्योंकि इस काल की लिपि जो थी वो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हम इसको आद्य इतिहास काल के अंदर रखते हैं। तीनों नामों का प्रयोग होता है। तीन नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है सिंधु सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता, और फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी हम इसको जो है वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बहुत से जो है कांस्य के औजार या फिर कांस्य के बर्तन, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो मतलब कांस्य जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका था अब तक, है ना। फिर ये पूरा भारत का जो मैप है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, आपको भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। ये आपके आंसर को मेंस के अंदर जो है वो एनरिच करता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आपको पता है कि सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके आसपास फली फूली बहुत ज़्यादा विकसित हुई, पर इसके जो कुछ स्थल थे वो अन्य जगहों पर भी थे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ सुतकांगे डोर की, ये सुतकांगे डोर दाशक नदी के किनारे हैं, ये आपका पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो सबसे अगर जो है आपका बेस्ट के अंदर कोई स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सुतकांगे डोर है। ठीक है, फिर मैं दूसरा पॉइंट देखता हूँ कि दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, अहमदाबाद जिले के अंदर है। तो आपको जो है महाराष्ट्र में ये दैमाबाद देखने को मिलता है, और ये इसका ये दूसरा पॉइंट है। मतलब दक्षिण की तरफ भारत का अगर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लास्ट वो जो बसावट मिली है वो आपके दैमाबाद के अंदर मिली है। फिर आपको एक और पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है, वो है मांडा। तो मांडा जो है दोस्तों वो क्या है? वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये कश्मीर के अंदर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है वो हिंडन नदी के किनारे एक अन्य स्थल देखने को मिलता है यूपी के अंदर, उसको हम आलमगीर के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो इस रेखा से परे, रेखा हमने काल्पनिक खींची है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कहने के लिए है कि ये त्रिभुजाकार जो है वो जो सभ्यता थी, इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।
13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर जो है ये फली फूली सभ्यता। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किससे मिली, तो जानकारी प्रदान करने वाले थे आपके चार्ल्स मेशेन जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार हमें इसके बारे में जानकारी दी। फिर सर्वेक्षण जो है पहली बार किया था वो जेम्स कनिंघम ने जो है वो ये सर्वेक्षण किया। और नामकरण की अगर बात करें कि इसको सिंधु घाटी नाम किसने दिया या हड़प्पा नाम किया, वो जॉन मार्शल थे जिन्होंने इसको ये नाम से संबोधित किया। और खोज की बात करें तो दयाराम साहनी जो थे उन्होंने ये खोज करी। ठीक है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, आपने +1 +2 में क्या पढ़ा है, +2 में तो आपको देखने को मिलता है कि जब वो रेलवे का निर्माण हो रहा था अंग्रेजों के समय में, तो उस समय उन्होंने कुछ एक ईंट्स जो है वो उनको वहाँ पे मिली और उसके बाद वो खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और उनको वहाँ पे एक पूरी की पूरी सभ्यता के बहुत सारे स्थल देखने को मिले। वो एक अलग कहानी है, वो हमारे हिस्से की नहीं है, क्योंकि वो कहानी बताएंगे तो हमारा टाइम जो है वो निकल जाएगा। तो वो फिर कभी जब हम लोग कोई नॉर्मल लेक्चर लेंगे उसमें बताएंगे। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव की तरफ से जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। कुल स्थलों की बात करें दोस्तों तो 350 के करीब स्थल जो है हमें देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। 200 से अधिक स्थल अकेले गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। गुजरात के अंदर जो गुजरात स्टेट है हमारी, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। काल निर्धारण की बात करें तो ये विवादास्पद विषय है। मतलब विवादास्पद क्यों है, क्योंकि उस समय इसकी जो मतलब जो अवधि है कि कब से कब तक ये फली फूली, तो अलग अलग वैज्ञानिक जो आपके इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिया है इसको। पहला तो हम ये जानते हैं कि जॉन मार्शल जो है, जिनको हमने ऊपर भी पढ़ा, जॉन मार्शल ने जो है वो 3200 से लेकर 3250 से लेकर जो है 2750 ईस्वी तक इसका काल निर्धारण किया है। और अर्नेस्ट मैके ने जो है वो 2800 से लेकर के 2500 ईस्वी तक इसका काल निर्धारण किया है। माधव स्वरूप बस जो है वो 3500 से लेकर 3700 ईस्वी का कार्यकाल बताते हैं। आपको याद रहने चाहिए, नहीं रहते हैं तो आप शॉर्ट नोट बना लीजिए अपनी डायरी के अंदर। सीजे गैट जो है उन्होंने 2350 से लेकर जो है 1750 तक इन्होंने बहुत मिलता जुलता टाइम जो है वो डिसाइड किया था। तो एक 2350 से लेकर के 1750 तक ये काल रहा। उसके बाद जो है मॉर्टिमर व्हीलर जो है 2500 लेकर 1500 तक जो है वो ईस्वी पूर्व तक, ये पूर्व की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही, तो ईसा पूर्व तक इन्होंने ये काल निर्धारण किया। फेयर सर्विस जो है, फेयर सर्विस इन्होंने जो है 2000 से लेकर 1500 ईस्वी तक इसका कार्यकाल बताया। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय होगी। विवादास्पद विषय मैंने आपको बताया था तो वो भी हमने कवर कर लिया। फिर रेडियो कार्बन जो है, जिसको हम C14 के नाम से जानते हैं, इतिहास के अंदर इससे काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इससे हम ये चेक करते हैं कि किसी जो एज है रही है वो कितनी रही है। तो इस सभ्यता के अंदर जो भी हमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले उनका हमने रेडियो कार्बन विधि से जो है वो एनालिसिस किया, अध्ययन किया। तो हमने पाया कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है वो इसका जो है वो कार्यकाल रहा है। तो ये हमारा मैच करता हुआ हमें देखने को मिलता है 2500 से लेकर 1700 ईस्वी तक। और वो आपका जिस जो थोड़ा सा अगर हम लोग जो है वो लिबर्टी दे दें तो सीजे गैट जो है इनके साथ हमें ये देखने को मिलता जुलता देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जो है रेडियो कार्बन विधि जो है, इससे तो इसकी एज आइडेंटिफाई होगी, पर उसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है। तो हम जो है पूरी तरह से उस चीज़ के ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते हैं। अगर कोई और टेक्निक जो है वो विकसित होती है जो बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को बताने में सक्षम हो, तो हम और भी साक्ष्य जो है वो जुटा सकते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही। ये बात सही है, आप जितने भी ऊपर देखेंगे उनमें जो है ये चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी। तो जो ये जो है 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है अपने परिपक्व अवस्था के अंदर थी। परिपक्व माने कि पूर्ण जो है पूर्णता विकसित व्यवस्था बन चुकी है, जो ये सभ्यता बन चुकी थी। स्टुअर्ट पिगट जो है ये बोलते हैं, स्टुअर्ट पिगट ये इन्होंने जो है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां कहा है। जुड़वा राजधानियां इन्होंने विस्तृत साम्राज्य की दो
जुड़वा राजधानी कहा है किसने, स्टुअर्ट विगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है उन्होंने ये संज्ञा दी है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे दोस्तों, वो मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे वो मनुष्य, है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ बताता है, ये पॉइंट बोलता है कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी एक मिश्रित प्रजाति की थी। ये बात जो है वो विद्वान अपने उसमें कहते हैं मतों में, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां सम्मिलित थी। पहले थे ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटोस्ट्रोलॉइड, फिर भूमध्य सागरीय और अल्पाइन और मंगलॉइड भी जो है वो प्रजाति, ये जो है ह्यूमन रेस की बात की जा रही है, इनके बारे में कहा गया कि ये इस जो है रेस से बिलोंग करते थे। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों को जो है वो द्रविड़, सुमेरियन, ब्राहुई और पणी, असुर, वृत्तीय, बहीक, दास, नाग, आर्य प्रजातियों से संबंधित भी बताया जाता है। मुख्यतः माना जाता है कि सैंधव लोग जो थे, सिंधु लोग जो थे, वो द्रविड़ थे, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने जो है उनको आर्य कहा है। गार्डन चाइल्ड उनको सुमेरियन मानते हैं। रखाल दास बनर्जी जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को द्रविड़ मानते हैं। व्हीलर उनको जो है वो दस्यु या फिर दास मानते हैं। तो ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से विद्वान का मत क्या है। तो पहला मैंने बोला कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और राम जो है रामचंद्र, ये आर्य उनको मानते हैं। गार्डन चाइल्ड जो है सुमेरियन और रखाल दास बनर्जी उनको द्रविड़ मानते हैं। व्हीलर दस्यु या फिर दास जो है वो उनको मानते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का वर्गीकरण अगर हम लोग समझें तो केंद्रीय नगर जो था वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा थे। मतलब 3 टाइप की जो है वो वर्गीकरण किया है हमने। पहला केंद्रीय नगर है, फिर तटीय और पतन है, और फिर अन्य नगर है, छोटे कस्बे जो ग्रामीण परिवेश के अंदर हमें देखने को मिले हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा जो है हमें ये केंद्रीय नगर में देखने को मिले हैं। अगर मैं पत्तन शहरों की बात करूं और तटीय शहरों की बात करूं तो लोथल हमें जो है वो मुख्य शहर जो है वो देखने को मिलता है। अन्य नगर एवं कस्बों की जो है बात करें तो मैंने आपको मांडा एंड ये सारी चीज़ें बताई है। तो दैमाबाद हो गया, मांडा हो गया, छोटे जो शहर थे, मतलब आप अकेले गुजरात के अंदर भी जो है 200 शहर हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अफगानिस्तान में भी शहर हैं आपके ना, उनको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे आगे। प्रमुख स्थलों की बात करें दोस्तों तो प्रमुख स्थलों के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है, पहले मैंने नदियां दे रखी है, वो तो मतलब जो है एक आपको याद रहे इस चीज़ के लिए चीज़ की है, और उसमें जो है वो एक और स्लाइड ना बने, आपको जो है वो और ज़्यादा भारी ना हो, इसलिए आपको बस एक नई बार समझ आएगा, 2 बार 3 बार अगर आप जब रिपीट करेंगे तो आपको समझ आएगा और याद भी रहेगा। तो प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। रावी नदी के किनारे हैं हमारा हड़प्पा नगर, जो हड़प्पा शहर था, मतलब उस समय का 1921 के अंदर जो है दयाराम साहनी इसकी खोज करते हैं। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला जो स्थान है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर सिंधु नदी के किनारे आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है, 1922 के अंदर इसकी खोज हुई, और इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। लरकाना जिला पाकिस्तान का, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। दाश्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर है, पाकिस्तान में ही ये स्थित है, बलूचिस्तान नामक स्थान पर। 1927 में इसकी खोज हुई और आर एल स्टाइन जो है इनकी खोज करने वाले थे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताया ये फर्स्ट खोज करता बता रहा हूँ। समटाइम क्या होता है कि दूसरे लोगों ने भी यहाँ पे खुदाई करी, उसको और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करी, तो आपके एग्जामिनेशन जो है उसमें ये चीज़ भी पूछी जाती है। तो मेक श्योर कि आपको जो है वो उस टाइम पे आप बोलो कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं था, इसलिए आपको बता रहा, ठीक है। सिंधु सिंधु जो है वो चौहंदड़ो जो नगर है आपका, चौहंदड़ो जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। 1931 के अंदर जो है M.G. मजूमदार जो है वो इसकी खोज करते हैं, और सिंध प्रांत जो है आपका पाकिस्तान का, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। फिर जो है इसके बाद आपका आता है जो एक नदी है, मादर नदी जो है वो ये रंगपुर जो आपका ये भारत के अंदर है, अहमदाबाद में ये आपको देखने को मिलता है।
और यहाँ पे जो है 1953 के अंदर ये इसकी खोज हुई। माधव सुब्रू बत्स जो है उन्होंने इसकी खोज करी। और सिंधु नदी के किनारे ही एक और अन्य प्रमुख शहर है जिसको हम कोटदीजी के नाम से जानते हैं। कोटदीजी 1935 में जो है वो इसकी खोज हुई। धुर्रे जो है उन्होंने इसकी खोज करी। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये स्थित है। बहुत बड़े बड़े नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो पाकिस्तान में है आज के समय में, है ना। घग्गर नदी के किनारे नहीं, रोपड़ है एक, रोपड़ आपके पंजाब में है, ये सतलुज नदी के किनारे हैं। वाई डी शर्मा ने जो है वो इसकी खोज करी थी 1953 के अंदर ही। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। घग्गर नदी है राजस्थान में बहती है, आपको पता है। और कालीबंगा शहर जो है वो अपनी चूड़ियों के लिए फेमस शहर था। 1953 के अंदर जो है वो ए घोष ने जो इसकी खोज की। और गंगानगर जो जगह है राजस्थान की, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। भोगवा नदी के किनारे आपको लोथल देखने को मिलेगा। भोगवा नदी जो है वो गुजरात में बहती है। 1955 से 63 तक इसकी खुदाई का कार्य हुआ। किसके निर्देशन में? RS राव के निर्देशन में, ठीक है। और अहमदाबाद जो है गुजरात का, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हिंडन नदी आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज करी थी। मेरठ में है जो आज के समय में ये, ठीक है। और ये सबसे आपका पूर्वी जो स्थान है वो फाइंड आउट किया है अभी तक, हिंडन, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीर। सरस्वती, इसके अलावा जो है सुरकोटदा जो है वो पाकिस्तान का नहीं, ये जो कच्छ का क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ पे सुरकोटदा सुतकांगे डोर था वो पाकिस्तान वाला ना, वो देखने को मिलता है। जगपति जोशी जी इसकी जो है वो खोज करते हैं। 1972 से 75 तक इसका खोज का कार्य चलता है। फिर सरस्वती नदी आपको देखने को मिलती है। सरस्वती नदी जो अब जो है वो नहीं देखने को मिलती है, मतलब थी एक समय पे। तो वो बनावली जो शहर है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे देखने को मिलता था। और 1973 के अंदर जो है 1973 के अंदर ये आपको RS विष्ट की अगुवाई के अंदर जो है वो हिसार क्षेत्र में हमें ये स्थान देखने को मिला। धौलावीरा एक बहुत फेमस शहर जो स्थान था, स्थल था। 1991 में जो है 1991 में ये देखने को मिला। RS विष्ट ने ही इसकी खुदाई की। रणकच्छ का क्षेत्र था ये, और ये गुजरात के अंदर ही। राखी गढ़ी की बात करें दोस्तों तो रफीक मुगल ने जो है वो इसकी जो है खोज करी। हरियाणा के अंदर ये स्थित है। अब आपको जो ये देखना है विस्तार पूर्वक जो है वो कुछ नगरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हड़प्पा नगर जो था 2 टीलों से में विभाजित था। 2 टीले मतलब एक बस्ती ये, और फिर जो है इनकी एक चारदीवारी भी आपको देखने को मिलती थी। समाधि जो इस यहाँ पे जो है हमें 12 कमरों का एक अन्नागार देखने को मिला है। क्षेत्रफल इसका 2745 वर्ग जो है किलोमीटर, जो इतना बड़ा क्षेत्रफल, मतलब इतना बहुत ज़्यादा होता है, 2700, है ना। समाधि जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, समाधि स्थल देखने को मिलता है, कब्रिस्तान देखने को मिलता है, जिसे R37 की संज्ञा दी गई है, तो ये ध्यान रखना है। दुर्ग टीले को व्हीलर ने जो है माउंट ए और माउंट एवी की संज्ञा दी है। बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है हमें। शंख का बना बैल मिला है यहाँ पे। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, जो उसकी एक अलग अलग व्याख्याएं लोग करते हैं। पीतल का इक्का हमें यहाँ से मिलता है। गेहूं एवं जौ के दाने भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अनाज उस समय वो उपजाते थे। ये चीज़ जो है वो और भी हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हो जाती है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। विशाल स्नानागार हमें यहाँ देखने को मिला। 11.88 मीटर लंबा था, 7.1 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा था ये। तो ये भी जो है वो जो डिस्क्रिप्शन कभी पूछ लिया जाता है आपसे इतना डीप जा करके। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। तो ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, किसने क्या कहा था, ठीक है। विशाल अन्नागार की बात करें, विशाल अन्नागार भी हमें जो है जो ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है।
45.71 मीटर की लंबाई थी इसकी और 15.23 मीटर ये चौड़ा था। शासन व्यवस्था यहाँ की जनतंत्रात्मक थी। महाविद्यालय भवन हमें यहाँ देखने को मिला है, कांस्य की नृत्य रथ मूर्ति मिली है, और पुजारी की मूर्ति भी हमें यहाँ से देखने को मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। कुंभकारों के 6 भट्ठे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सूती कपड़ा हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है। गले हुए तांबे का ढेर मिला है। घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य हमें जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सीपी की बनी हुई पटरी प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उस मूर्ति में 3 मुखी एक देवता है, और जो है गैंडा, हाथी, चीता और भैंसा जो है हमें इस मूर्ति पर देखने को मिला है। ठीक है, ये एक मुद्रा पर अंकित है। चौहुदड़ो नामक स्थान एक पाकिस्तान के अंदर ही है, बहुत फेमस है, तीसरी बड़ी साइट हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जहां सैंदल संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, जिसे जो है झूकर संस्कृति या फिर झांगर संस्कृति कहते हैं, के भी अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? झूकर और झांगर। ठीक है। मन के सीप अस्थि मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र जो है वो हमें यहाँ से मिला है। मन के बनाने का उद्योग हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल से भी हुआ था। ठीक है। अलंकृत हाथी हमें यहाँ देखने को मिला है, मतलब हाथी नहीं मिला, हाथी की जो तस्वीर बनाते हैं या फिर जो वो उसके ऊपर जो है कहीं पे वो उसको उकेरा गया। खिलौने देखने को मिले हैं। कुत्ते बिल्ली के पचिन्ह, मतलब कुत्ते जो बिल्ली को चेस करते हुए कुत्ते के जो है वो और बिल्ली के जो है वो पैरों के निशान भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ बकराकार जो है वो ईंटें भी हमें प्राप्त हुई है। चूड़ियों की फैक्ट्री भी यहाँ पे थी। तो बहुत सी चीज़ें कॉमन भी है जो एक दूसरे शहरों में आपको मिलेंगी। लोथल आपका बंदरगाह था, तटीय क्षेत्र था। मकान का दरवाजा यहाँ पे देखो, हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि ये मुख्य सड़क जाती थी तो ये घर थे। ठीक है, और इन घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके गली की ओर खुलते थे। ठीक है, बट हड़प्पा एक इकलौता शहर था जहाँ के दरवाजे गली की ओर ना खुल करके मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो एक व्यापारिक शहर था, ये एक बाजार रही होगी, तो ये सड़क की तरफ खुलता था। ठीक है। फारस की मुद्रा जो है वो या फिर जो है सील हमें यहाँ देखने को मिले हैं। पक्के रंग के रंगे हुए पात्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल में हमें गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर जो है वो दोनों जो है वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए देखने को मिले। देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम स्थल जो है वहाँ पे क्या थी? दोहरी व्यवस्था थी। पहला क्या था? जो एक जो दो मतलब दो एक ही जगह पे दो अलग अलग जो है वो देखने को मिले थे। नगर मतलब नगर और गढ़ी देखने को मिलते थे। बट इनके जो है क्या होता था कि ये वाला जो क्षेत्र था ये पॉश इलाका होता था, तो ये आपका घिरा होता था सुरक्षा दीवार से। पर जब हम लोथल की बात करते हैं तो इसका पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है वो किससे घिरा होता था? ये रक्षा प्राचीर से, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। ठीक है, इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं था। तो ये बात तो होगी क्लियर आपको, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जहाज़ों की गोदी जो है हमें यहाँ डॉकयार्ड जो है वो देखने को मिला है। धान और बाजरे के साक्ष्य और फारस की मोहर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। घोड़े की मृड़ मूर्ति, लघु मृड़ मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 युगल समाधियाँ जो है, मुगल नहीं पढ़ना है इसको, 3 युगल समाधियाँ मतलब जो है क्या होता था? 3 लोगों जो लोगों 2 लोगों को जो है वो कपल मतलब 2 लोगों को इकट्ठा करके जो है वो दबा दिया जाता था। कब्र में रखा गया था, जैसे 2 लोग। ठीक है, तो ये जो है वो 2 लोगों को इकट्ठे दबा दिया जाता था, मतलब जो है कब्रिस्तान में डाला गया था एक ही कब्र के अंदर। यहाँ पे हमें मृद भांड उपकरण, मोहरें, बाट एवं माप के जो है वो भी उपकरण प्राप्त हुए और पाषाणकालीन उपकरण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बात होगी। इसके अलावा कालीबंगा की बात की जाए दोस्तों, कालीबंगा जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, मतलब राजस्थान के अंदर खेत उस समय भी जुटते थे। हवन कुंड का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है।
तो ये बहुत पुरानी संस्कृति रही है हमारी, आज भी हम लोग हवन कुंड बनाते हैं। कब्रिस्तान हमें देखने को मिला है, पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि हड़प्पा में कहीं भी हमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम लोग विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। कब्रिस्तान जो है वो हमें देखने को मिला है, जल निकास प्रणाली का अभाव था यहाँ इस शहर में कालीबंगा में। बेलनाकार मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, हल्के निशान जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और ईंटों से जो है वो निर्मित चबूतरे और हवन कुंड और अग्निकुंड भी हमें यहाँ देखने को मिले हैं। युगल एवं प्रतीकात्मक अध्यय जो समाधियाँ हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। शवों की अंत्येष्टि जो है और संस्कार की यहाँ 3 विधियाँ प्रचलित थी। पहला था पूर्ण समाधिकरण कर दिया जाता था, मतलब पूरी तरह से दफन कर दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, जब जो है मरने के बाद खुले में जानवरों को और पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो बच जाता था उसको क्या करते थे, उसको दफना देते थे। ठीक है। तीसरा जो है वो आपका दाह संस्कार था, जो जला दिया जाता था लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बनावली की बात करें दोस्तों, बनावली क्या था, बनावली का अन्य शहर था। प्राक हड़प्पा पूर्व के जो है वो साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिले। हड़प्पा कालीन सभ्यता के दर्शन भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जल निकासी प्रणाली का अभाव था यहाँ पे। हल्की आकृति तिल सरसों का ढेर जो है वो हमें देखने को मिलता था। अच्छी किस्म के जौ और सड़कों और नालियों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियाँ, सेल खड़ी एवं पकाई गई मिट्टी की मोहरें भी हमें बनावली से देखने को मिलती है। सुरकोटदा की बात करें दोस्तों, सुरकोटदा जो है वहाँ से हमें घोड़े के अस्थि पंजर जो है वो प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से हमें जो है वो एक जो है वो सुरकोटदा से हमें कब्रगाह भी देखने को मिला है, हमें वहाँ पे प्राप्त हुए। रंगपुर की बात करें तो धान की भूसी के ढेर हमें जो है रंगपुर में देखने को मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग देखने को मिले हैं। नालियाँ और मृदभांड जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मैंने स्टेट मेंशन नहीं किया है, किसने खोजा ये मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को ऊपर करवा चुका हूँ। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सिर्फ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है फाइंड आउट की गई। ठीक है। कोट दीजी की बात करें तो कोट दीजी में बाणागर, बाणागर क्या होता है, जब आप रामायण महाभारत देखते हैं, जब जो है वो इस तरीके का जो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बाणागर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुआ है। कांसे की चूड़ियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब जो है कांसे की चूड़ियाँ मिली है। हथियार हमें यहाँ से मिले हैं, मतलब कम मात्रा में मिले पर हाँ प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की बात करें तो भारत के सिंधु सभ्यता का विशालतम नगर ये धौलावीरा है। और ये नगर जो वो 3 प्रमुख भागों में, ये अकेला नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। मध्यम नगर को मध्यमा कहा जाता था। तो इस तरीके से जो है वो ये आपकी गुजरात के अंदर स्थित है धौलावीरा। और क्षेत्र की बात की, क्षेत्र या वहाँ स्थित पुरास्थलों की बात की जाए तो अफगानिस्तान के अंदर हमें मुंडीगाक और शोर्तगोई 2 जो है वो प्रमुख स्थल देखने को मिले हैं। कौन कौन से, मुंडीगाक शोर्तगोई, ये कई बार क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में मेरगढ़, सुतकांगेडोर, दावरकोट देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी बहुत अन्य स्थल जो है वो मिले हैं। राजस्थान की बात करें, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी प्रमुख हैं जो राजस्थान से हमें ये राजस्थान में ये स्थल मिले हैं। तो अब हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना को भी थोड़ा सा जो है वो नज़र डालते हैं कि कैसी थी उस समय की नगर योजना। उत्तम जल निकासी थी, जल निकासी के लिए बहुत बेहतरीन जो है उपाय उन लोगों ने कर रखे थे, जैसे हम आज भी नहीं कर पाते, उससे भी बेहतर तरीके की उस समय पे ये तकनीक उपलब्ध थी। नगर योजना जाल पद्धति पर आधारित थी। ठीक है। नगर में 2 टीले होते थे। ठीक है। पूर्व दिशा नगर या आवास होता था, मतलब मेन नगर होता था पूर्व दिशा में। पश्चिम टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग होता था। अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ शाही वर्ग रहता था। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। लोथल व सुरकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण ये होता है। ठीक है, तो ये जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे आपको काट रही है, तो ये समकोण हो गया। ठीक। और इसके अलावा जो है
ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो मुख्य सड़कें थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, मतलब इधर से इधर की ओर। ठीक है। नगरों के प्रवेश जो है, नगरों में अगर प्रवेश करना है पूर्वी सड़क से प्रवेश किया जाता था, और जहाँ पे पूर्वी सड़क मिलती थी जो मुख्य सड़क से, उस जो उस सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था, नगर की जो मुख्य सड़क होती थी। और जैसे मान के चलो कि ये पूर्व से जो है वो आ रही है सड़क, और ये प्रथम सड़क से मिल रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये मिलेंगी, इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। तो ये प्रथम सड़क एवं पूर्वी सड़क का जो चौराहा था, यहाँ पे जो है इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। नालियों की बात की जाए तो ईंटों पत्थरों से ढकी हुई होती थी, कभी कभी चूने व जिप्सम का प्रयोग भी उन्होंने किया नालियों को ढकने के लिए। ठीक है। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होता था। ठीक है। जो मुख्य नालियों में गिरती थी, मान के चलो कि एक बस्ती है, पूरा के पूरे घर हैं, इनके घर से हल्की हल्की जो है वो मोरियां निकलती थी। जो वेस्टेज पानी था उसको वहाँ से जो है वो जो शहर की मेन जो नाली थी, उस नाली में जो है वो पहुंचा देती थी। तो इस तरीके से इनकी काफ़ी उत्तम व्यवस्था जो है हमें देखने को मिली है। कहाँ पे? हड़प्पा के अंदर। ठीक है। अब हमें देखने को क्या मिलता है, अब जो सेकंड देखें तो कालीबंगा के जो है वो अनेक घरों में कुएं थे। ये भी चीज़ जो है वो एक बहुत अलग थी। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो अनुमान है कि ये केंद्रीय शक्ति द्वारा संचालित थी। संभवतः जो है वो हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिक वर्ग के हाथ में था, व्यापारी वर्ग के हाथ में था। ठीक है। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा, उसमें धर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया, परंतु ऐसे बहुत बड़े साक्ष्य तो हमें प्राप्त नहीं हुए, धर्म के हुए हैं। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था। दोस्तों ये सारे के सारे जो है वो सिर्फ अनुमान है। अनुमान इसलिए है क्योंकि आज तक हम लोग उस हड़प्पा लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसी कारण जो है वो हम लोग स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ अनुमान होता है कि ऐसा रहा होगा। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें, समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था यहाँ का। ठीक है। और नगर नियोजन जो है वो बहुत उच्च कोटि का था। मकान आकार जो है वो बहुत अच्छे थे। और शव दफनाने के ढंग से जो है वो प्रतीत होता है कि हड़प्पा के समाज के जो लोग थे अनेक वर्गों में विभाजित थे, जिसमें पुरोहित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, शिल्पी थे, अधिकारी थे, जुलाहे थे, श्रमिक थे। तो इस तरीके से उनकी हमें जो ग्रेव और जो मिली है, क्या बोलते हैं उनको, कब्रें मिली है, उनसे ज्ञात होता है। युद्ध प्रिय जो है वो कम शांति प्रिय अधिक थे। हड़प्पा के लोग जो है वो युद्ध करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। और दूसरी बात, जब आप जो है वो एक व्यापारिक ट्रेडर कम्युनिटी होती है तो मुख्यतः उनका बिजनेस या मुनाफे पर ध्यान रहता है, लड़ाई झगड़े में वो कम बिलीव करते हैं। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग हमें यहाँ जो है वो मिलते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। शवों की अंत्येष्टि जो है वो की जाती थी, संस्कार किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, ये मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक स्लाइड के अंदर। धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जो जीवन था दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण जो है अलौकिक तथा व्यवहारिक था। मातृदेवी पुरुष देवता की पूजा की जाती थी। लिंग और योनि की पूजा भी ये लोग जो है वो करते थे। वृक्ष जो और जल आदि जो है पशुओं की भी जो है ये प्रतीकात्मक पूजा करते थे। तो पशुपतिनाथ की जो अगर जो मूर्ति की बात की जाए, बाईं ओर गैंडा है। ठीक है। गैंडा और भैंसा बाईं ओर है। ठीक है। दाईं ओर की बात करें तो एक हाथी, एक व्याघ्र, एक हिरण जो है हमें देखने को मिलता है। तो मार्शल ने आदेश शिव बताया किसको? पशुपतिनाथ को। ठीक है। और स्वास्तिक और चक्कर के जो है और क्रॉस के भी हमें यहाँ से सिंबल मिले हैं, तो ये चीज़ भी अपने आप में एक अतुलनीय अकल्पनीय है। ठीक है। आर्थिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो आर्थिक जीवन जो है कपास सिंडोन जो है वो यहाँ पे उत्पादित होता था। लोथल में 1800 ईस्वी पूर्व जो चावल के साक्ष्य हमें यहाँ पे देखने को मिले, कहाँ पे? लोथल के अंदर। ठीक है। पशुपालन की बात करें, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, कुबड़वाड़ा, सांड हमें यहाँ देखने को मिलता है।
गाय की कोई आकृति या कुछ नहीं हमें यहाँ से मिलता, मतलब कि गाय के बारे में हमें यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पर गाय तो रही होगी तभी बैल आया होगा, जिस बैल की उन्होंने कल्पना या फोटो खींची है, या मतलब जो वो बनाया है, क्या बोलते हैं, स्केच बनाया है, उस तरीके के चित्रात्मक लिपि में प्रयोग हुआ है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत हमें मिलता दो शहरों से, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान के खेतड़ी से हमें टिन मिलता था, अफगानिस्तान से सोना मिलता था, तांबा मिलता था, और दक्षिण भारत से हमें कीमती रत्न जो है वो उपलब्ध होते थे। लिपि की बात की जाए दोस्तों, तो लिपि जो थी वो, जिसमें 64 मूल अक्षर हैं, ठीक है, और 250 से लेकर 400 तक यहाँ पे हमें जो है वो अक्षर देखने को मिलते हैं, और मूल चिन्ह जो है वो 64 है। तो इससे लगभग जैसी चाइना की है वैसे ही हमारे यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलती है अलग अलग। तो ये आपकी सभ्यता थी सिंधु। लिखावट दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, मतलब इससे यहाँ नहीं जाते थे, यहाँ से यहाँ जाते थे लिखने के लिए, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो उर्दू की तरह कुछ लगभग लिखी जाती रही होगी, ऐसा अनुमान हम लोग करते हैं, ठीक है। द सेकेंड थिंग हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, कि बाट माप तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। उदाहरण के लिए 16, 64, 160, 320 और 640 जो है वो हमें ये अनुपात देखने को मिला। ये बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार एवं शंक्वाकार आकृति के थे। तो ये आकार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीप मोहनजोदड़ो से और हाथी दंत के जो पैमाना है, स्केल है, जो कपड़ा वगैरह नापने के लिए जो है वो यूज़ होता हो रहा होगा, तो वो हमें आपके यहाँ से मोहनजोदड़ो से और लोथल से देखने को मिलता है। किसके बने थे? मोहनजोदड़ो वाला जो था वो सीप का बना था, और हाथी दंत जो था वो लोथल वाला था, जो पैमाना था, ठीक है। अब हम आयात की जाने वाली वस्तुओं की बात करें और उससे संबंधित क्षेत्रों की बात करें, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है यहाँ से। टिन जो है हम ईरान अफगानिस्तान से मंगवाते थे, तांबा हम खेतरी राजस्थान से मंगवाते थे। चांदी जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। सोना फारस दक्षिण भारत से मिलता था। लाजवर्थ की बात की जाए तो बदख्शां अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ। फिरोजा जो है वो हमें ईरान से प्राप्त होता। सीसा इराक राजस्थान और जो है वो अफगानिस्तान और जो है भारत से प्राप्त होता था। फिर जो है शिलाजीत की बात करें तो शिलाजीत जो है वो हिमालय क्षेत्र से हमें, सेंट्रल इंडिया से ही है, ठीक है। शिलाजीत हमें हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होता है। नील हमें बदख्शां से प्राप्त होता है, और हरित मणि आपके दक्षिण भारत से जो है वो मंगवाई जाती थी, और शंख एवं कौड़ियाँ हमें सौराष्ट्र से मिलती थी, मतलब उस समय के जो हड़प्पा के लोग थे उनको, है ना। हरित मणि दक्षिण भारत। सेल खड़ी जो है बलूचिस्तान या राजस्थान से हमें देखने को मिलता है। पतन की बात की जाए तो गार्डन जो चाइल्ड एवं व्हीलर थे वो भाई व आर्यों के आक्रमण जो थे यहाँ से थे। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर भाई एवं, हाँ, पतन का कारण बताया इन लोगों ने, जैसे कई विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। जैसे उनके उत्पत्ति के विषय में उन्होंने कहा, उसी प्रकार जो है वो इसके विषय में वो अलग अलग राय देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि, और व्हीलर के साथ मिलकर के वाय और आर्यों के आक्रमण से जो है वो इस सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल और मेके कहते हैं, मेके एस आर राव जो है वो कहते हैं कि बाढ़ के कारण जो है, क्योंकि ये नदी घाटी सभ्यता थी, नदी में बाढ़ आई होगी और बाढ़ में ये लोग जो है वो तबाह हो गए, ये बात भी कही जाती है। ऑरेल स्टाइन जो है वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, ऑरेल स्टाइन और एन घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो हड़प्पा सभ्यता लुप्त हुई। किसने कहा? ये जो ऑरेल स्टाइन और एन घोष जो है उन्होंने कहा। जॉन मार्शल कहते हैं कि बाढ़ से जो है वो जो है तबाह हुए। अब हमें M.R. साहनी की बात करनी है। वो कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो है वो ये अलग हुए, मतलब जो है वो इनका पतन हुआ। जॉन मार्शल जो है वो कहते हैं प्रशासनिक स्थिरता भी एक कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। KUR कैनेडी जो है वो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से जो है वो क्या रहा होगा, इस सभ्यता का पतन हो चुका होगा। अब हम कुछ स्मरणीय तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण हमें जो है देखने को मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता से हमें जो है प्राप्त होता है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त होता है। कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त होता है क्या? अग्निकुंड। ठीक है। कालीबंगा एवं बनावली के दो सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक पूर्व और हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं। घोड़े की जानकारी की बात की जाए तो घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो लोथल तथा सुरकोटदा से हमें जो है वो प्राप्त होती है। लोथल मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से। ठीक है। आंशिक शवाधान की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये प्रचलित था। हड़प्पा में क्लश शवाधान आपका मोहनजोदड़ो के अंदर जो है प्रचलित था। प्रतीकात्मक शवाधान आपके कालीबंगा के अंदर प्रचलित था। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्लश शवाधान से हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। प्राक सभ्य हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुणाल में जो है वो चांदी के दो मुकुट हमें देखने को मिले। कहाँ पे? कुणाल में। और इसके अलावा मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौंदड़ों के अंदर जो है वो प्राप्त हुए हैं। मनोरंजन साधन मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग ये लोग करते थे। चूड़ियाँ बनाने के कारखाने कालीबंगा में हमें देखने को मिले। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलित थी। आग से पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है। लाल मिट्टी के काले रंगे बर्तन भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी के भी साक्ष्य कुछ जो है वो प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसके ऊपर रिसर्च जो है वो अभी कंटिन्यू चल ही रही है। नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद हमें कुछ और चीज़ें नहीं पढ़ने को मिलें। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इसके अंदर वो ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता की के जो लोग थे वो सुमेरियन सभ्यता और जो है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच में स्थित थी। ये तो ये उनके लोगों के साथ भी ट्रेड करते थे, अरब लोगों के साथ। ठीक है। तो व्यापारी कम्युनिटी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग थे। तो इस तरीके से जो है हमने आज ये पढ़ा। आपका क्या पढ़ा? आज पढ़ा हमने हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण है ये आपको आइडिया रहा होगा और हो गया होगा अब तक, है ना। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। जितने लोगों ने खोज की है उसके अलावा भी अन्य लोगों ने इसके ऊपर अपने अनुभव अपनी पुस्तकों के अंदर लिखे हैं। तो एक जो है वो टॉपिक के ऊपर 3-4 साल की रिसर्च की जाए उतना जो है वो इतने कम समय में बता पाना लगभग संभव नहीं होता। तो ठीक है श्रीमान, थैंक यू सो मच। आपको ये ज़रूर हेल्पफुल होगा। प्लीज़ इसको 1 से 2 बार देखिए और कोशिश करिए कि लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। उससे क्या होता है कि मोटिवेशन बना रहता है और इंसान जो है वो और ज़्यादा मेहनत के साथ और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि वो सबके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।